पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका के जवाब को सुनने के बाद आगे कुछ बोलने से पहले अनुराधा काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, हाँ, ना जाने क्यों हम दोनों की ही जिंदगी में बुरे मर्द आए, लेकिन मेरी बच्ची, इसका मतलब यह नहीं कि सारे मर्द बुरे होते। मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी आदमी पर डिपेंड हो जाओ या उसकी कठपुतली बनकर रह जाओ। मैं बस ये चाहती हूँ कि फ्यूचर में अगर कोई तुमसे प्यार करे तो तुम उसके प्यार को समझने से पहले ही उसे ठुकरा ना दो। मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी के प्यार को सिर्फ इसलिए ठुकरा दो क्योंकि पास्ट में हम दोनों को प्यार के नाम पर धोखा देने वाले मर्द मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने दोगी और तुम्हारी तरफ बढ़े प्यार को दिल से एक्सेप्ट करोगी। तुम्हारी माँ हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना, इसलिए जब तक मैं हूँ तब तक तुम किसी लाइफ पार्टनर को चुनना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहेगी कि इस बेरहम दुनिया में मैंने तुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। अगर तुझे कोई दुख होता है तो तेरे पास कोई तो होना चाहिए जिसके गले लगने से तेरा सारा दुख दूर हो जाए। अगर तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो वह तुझे इनकरेज करे, तेरा हाथ थामे और तेरे साथ डटकर खड़ा रहे। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी और हमेशा मेरे साथ रहेंगी। कृतिका ने अनुराधा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, दोबारा मरने की या मुझसे दूर जाने की बातें भी मत कीजिएगा। अनुराधा लगातार एक ही बात समझा समझा कर कृतिका को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा करने से वह नाराज न हो जाए। ठीक है बाबा, अब कुछ नहीं कहूंगी, अनुराधा ने बड़े ही प्यार से कहा। मंडे को कृतिका ऑफिशियली ओबराय कॉरपोरेशन में एज ए वर्कर गई। एंट्री प्रोसीजर पूरा करने के बाद वो लिली के पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में गई। मेरे पीछे आओ, लिली ने रूडली कहा। कृतिका के लिए यह पिछली बार जितना अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि वीरेंद्र ने उसके पीछे आकर उसकी बहुत ज़्यादा बुराई की थी, इसलिए कृतिका उसके या अदर वर्कर्स के बुरे बिहेवियर के लिए पहले से ही मेंटली तैयार थी। तुम्हें यहाँ काम करना है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो तुम अजय से हेल्प मांग सकती हो। यह सब बताते हुए लिली की आवाज़ में बहुत बेरुखी थी। वह जानने ही वाली थी कि अजय, जिसका डेस्क कृतिका के बगल में था, अपनी जगह पर बैठे हुए बोला, मैं हेल्प नहीं करने वाला, मैं बिजी हूँ, मेरे पास इस इतना वक्त नहीं कि मैं उसे हर एक चीज सिखाऊं। तो फिर अनामिका तुम्हारी हेल्प करेगी? कृतिका के पीछे बैठी अनामिका की तरफ इशारा करते हुए लिली ने कहा। अनामिका ने भी तुरंत कृतिका की हेल्प करने से मना कर दिया। मैं भी हेल्प नहीं कर सकती, मैं भी प्रियंका को काम की बारीकी सिखा रही हूँ। प्रियंका ने भी तपाक से कहा, और नहीं तो क्या, अभी अनामिका मुझे ट्रेंड करने में बिजी है, आप किसी और से कह दीजिए। लिली का दिमाग गर्म हो गया। तो कौन है जो बिजी नहीं है, वह हेल्प करे इसकी? किसी ने कुछ नहीं कहा। हर किसी ने वह सब कुछ देखा और सुना था जो वीरेंद्र ने 2 दिन पहले आकर कृतिका के बारे में कहा था। वीरेंद्र की बातों का उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी वे सब उसकी कही गई बातों के कारण कृतिका से दूरी बनाए रखना चाहते थे। चाहे वह सच था या झूठ, लेकिन कृतिका से दूर रहना ही उन्हें बेहतर लग रहा था। इसके अलावा जिस कॉन्फिडेंस से वीरेंद्र ने कृतिका की बुराई की थी, उसे देखकर सबको यकीन हो गया था कि कृतिका सच में बहुत बुरी लड़की है। हर कोई बिजी है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें किसी काम में प्रॉब्लम आती है तो जो तुम्हें बिजी ना दिखे तुम उससे हेल्प मांग लेना। यह कहकर लिली कृतिका की तरफ देखे बिना ही वहां से चली गई। कृतिका ने देखा कि सभी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और सिर्फ 2 डेस्क वहां खाली थी, लेकिन उनमें से एक डेस्क और एक चेयर पर काफी सामान रखा हुआ था, यानी कोई उस डेस्क पर काम करता था। कॉर्नर में दूसरी डेस्क खाली थी और वहां कोई बैठा हुआ भी नहीं था। कृतिका जानती थी कि वहां काम करने वाले सभी लोगों के मन में उसके लिए कड़वाहट भरी हुई है और वह खुद भी उनकी चापलूसी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। इसलिए वह चुपचाप जाकर कॉर्नर वाली खाली जगह पर बैठ गई और अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया। कृतिका, मेरे ऑफिस में आओ। राघव ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोलकर कृतिका को आवाज दी। कृतिका उठकर राघव के ऑफिस में चली गई और अंदर जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। यस सर, बैठो। राघव ने उसे अपोजिट साइड वाले चेयर पर बैठने को कहा। कृतिका बैठ गई। उसके पीठ के पीछे और राघव के सामने एक शीशे की खिड़की थी, जिसे राघव यह देख सकता था कि बाहर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ बाहर काम कर रहे वर्कर्स भी ऑफिस के अंदर अपने मैनेजर को देख सकते थे। राघव ने कृतिका से माफी मांगते हुए कहा, मैं उस दिन मेरी माँ की कही गई बातों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है तुमने उनकी कही हर एक बात सुन ली थी। आई एम सॉरी कृतिका, प्लीज मेरी माँ की बातों को दिल पर मत लेना। वो बुरी औरत नहीं है, बस कई बार उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। कोई बात नहीं, कृतिका ने रूखे शब्दों में कहा। जो उन्होंने कहा वो सब सच था।
उनकी जगह कोई और भी रहता तो वो भी यही सोचता। इसके अलावा मेरे ऊपर उनके काफ़ी एहसान है, इसलिए आप परेशान ना हो, मैं उन पर गुस्सा नहीं हूँ। तुमने जो केक दिया था वो बहुत ही लजीज था। घर पहुँचने के बाद भूख लगने पर सबसे पहले हमने वही खाया। इस दौरान माँ पूरे वक्त इस बात को लेकर गिल्ट फील कर रही थी कि उन्हें तुम्हारे बारे में वो सब नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा। राघव ने धीमी आवाज में कहा। कृतिका ने जोर से अपने सिर को हिलाया। सच यह था कि जब उसने अंबिका आंटी को उसके बारे में वह सब कहते सुना था तो उसे उन पर थोड़ा गुस्सा तो आया था। उसकी माँ और उसके सामने वह अंबिका आंटी काफी अच्छे से बिहेव करती थी और उसके माँ के साथ दोस्ती भी बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उनके पीछे वह उन दोनों को इतना छोटा समझती थी। यह जानने के बाद कृतिका अंबिका आंटी को थोड़ा नापसंद करने लगी। फिर भी उन्होंने अपनी माँ की काफी हेल्प की थी और यह बात कृतिका भूल नहीं सकती थी। पूरी रात उसके दिमाग में अंबिका आंटी की ही बातें चलती रही और एट लास्ट उसका गुस्सा उन पर से खत्म हो गया। लेकिन फ्यूचर में वो अंबिका आंटी के साथ उतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं नहीं कर पाएगी जितना वो पहले किया करती थी, और शायद अंबिका आंटी भी। इस सब के बारे में मत सोचे। कृतिका अपने चेयर से उठी और मुस्कुराते हुए उसने कहा, सर अगर मेरे लिए कोई काम नहीं है तो मुझे वापस अपने डेस्क पर जाना चाहिए। रुको। राघव तुरंत अपने चेयर से उठा और बिना कुछ सोचे समझे उसने कृतिका की कलाई पकड़ ली। कृतिका को इस बात का ख्याल था कि उस शीशे की खिड़की से सभी राघव के ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है आसानी से देख सकते थे। हालांकि जिस एंगल से वो दोनों खड़े थे उससे राघव ने कृतिका की कलाई पकड़ी है यह तो किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए था। फिर भी कृतिका ने झटके से तुरंत अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। राघव को भी तुरंत एहसास हो गया कि उससे एक बड़ी गलती हो गई है। आई एम रियली सॉरी कृतिका, मैं बस उस दिन को लेकर थोड़ा ज्यादा परेशान हूँ। राघव सर, यह एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और यहाँ काम करने वाले सभी लोगों की नज़र इस वक्त हम पर है। मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में कोई अफवाह उड़ाए, और शायद आप भी यही चाहते होंगे। कृतिका ने अपने दोनों हाथों को पीछे करते हुए कहा, कल जब मैं अंबिका आंटी को मेरे बारे में वह सब कहते सुना तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए बुरा लगा था, लेकिन रात में उनके नज़रिए से सोचने के बाद मुझे समझ आ गया कि वो जो कह रही थी वो सच था, चाहे वो सच मुझे पसंद आए या ना आए। साथ ही मैं कभी नहीं भूलने वाली कि उन्होंने मेरी माँ का कितना ख्याल रखा था, इसलिए मेरी नज़र में वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। प्लीज आप भी उन बातों को भूल जाइए। नहीं, तुम जो कह रही हो मेरा वो मतलब नहीं था, राघव ने घबराते हुए कहा। अब कृतिका को थोड़ा गुस्साते हुए बोली, तो फिर आपका क्या मतलब था? राघव ने अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए कहा, मेरी माँ को गलत फहमी हो गई थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम इस बात से मेरे अंदर काम करने में अनकंफर्टेबल फील ना करो। कृतिका जोर से हंस पड़ी। अगर आप इस बारे में नहीं कहते तो मुझे यह बात याद भी नहीं आती। राघव सर प्लीज इस बातों को दिल पर ना ले। हमें एक ही डिपार्टमेंट में काम करना है, इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि लोगों के मन में हमें लेकर कोई ऊटपटांग बात ना आए। मुझे उम्मीद है कि आप भी यह बात समझ गए होंगे। वास्तव में राघव बस यही कहना चाहता था कि वह उसे गलत ना समझे और उसके अंडर में काम करने को लेकर अनकंफर्टेबल फील ना करे, लेकिन न जाने क्यों वो अपनी बात कह नहीं पाया। अब बस उसे पछतावा हो रहा था कि उसने हॉस्पिटल वाली बात का जिक्र ही क्यों किया। चुप खड़े राघव को देख कृतिका ने उससे सवाल किया, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। राघव को ऐसा लग रहा था कि उस अजीब से माहौल में उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। तुम जाकर अपना काम कर सकती हो। अगर काम से रिलेटेड तुम्हें कोई बात करनी हो तो मुझसे कहने में हिचकिचाना मत। ठीक है। कृतिका ने मैनेजर के ऑफिस से बाहर निकलते ही देखा कि उसके सारे कलीग्स आपस में खुसुर पुसुर बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे देखते ही सब अचानक से अपने काम में बिजी हो गए। जैसे ही कृतिका अपनी सीट पर जाकर बैठी उसने देखा कि प्रियंका उसके पीछे से चलती हुई आई, और जब वो कृतिका के डेस्क के पास से गुजरी तो जोर से हूँ की आवाज निकालते हुए एग्जिट डोर की तरफ चली गई। प्रियंका, तुम कहाँ जा रही हो? रुखसार ने पूछा। वो भी पीआर डिपार्टमेंट में ही काम करती थी और एज में प्रियंका जितनी होने के कारण दोनों में बनती बहुत थी। मैं अपनी बरीदी से मिलने जा रही हूँ, प्रियंका ने रिप्लाई की। ओह, तब तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। उनसे जरूर पूछना कि अंदर की कोई बात उन्हें पता चली या नहीं, फिर हमें भी आकर बताना। रुखसार की बात पूरी होते ही बाकी के कलीग्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसे जल्दी से जाकर वापस आने को कहा। प्रियंका मुस्कुराते हुए चल पड़ी। उसे अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर यहाँ वहाँ की गॉसिप जो करनी थी, वैसे भी उसके पास सच में हर रोज कोई नई खबर जरूर होती थी।
प्रियंका सिर्फ एक ही कारण से पीआर डिपार्टमेंट में पॉपुलर थी, और वो कारण था उसकी बड़ी बहन, जो कि सीईओ के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में काम करती थी, और इसी वजह से अंदर की खास खबरें उसे ही मालूम चलती थी। अगर कोई खबर पीआर डिपार्टमेंट से जुड़ी होती थी तो प्रियंका उसे अपने डिपार्टमेंट के कोवर्कर्स के साथ शेयर जरूर करती थी। इससे बाकी के सभी लोग इस बात के लिए पहले से ही मेंटली तैयार हो जाते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। सीईओ के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट जाने वाले गलियारे में जाते हुए पूरे वक्त प्रियंका का चेहरा गुस्से से खौल रहा था। प्रियंका को देखते ही उसकी बड़ी बहन सिमरन ने पूछा, तुम इस वक्त क्यों आई हो और इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? किसी ने गुस्सा दिलाया तुम्हें? आज एक बदचलन लड़की हमारे डिपार्टमेंट में आई। प्रियंका इतने गुस्से में थी कि उसका मन कृतिका को चबा जाने का कर रहा था। सिमरन ने प्रियंका को खींचते हुए कहा, धीरे बोलो, अगर सीईओ ने तुम्हारी कही बातें सुन ली तो मैं तुम्हें उनके गुस्से से नहीं बचा पाऊंगी। यह सुनते ही प्रियंका चुप हो गई। फिर घबराते हुए धीरे से सिमरन से पूछा, सीईओ यहाँ तो नहीं है ना? सिमरन ने आंखों से उसके ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अपने ऑफिस में है, लेकिन अगर वो बाहर होते तो जो तुमने अभी कहा है सुन लेते तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देते। मैं बस एक नॉर्मल सेक्रेटरी हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। यह तो मैं भी समझती हूँ। प्रियंका ने राहत भरी एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा है कि वो नहीं है। अब बताओ आखिर हुआ क्या है? सिमरन ने यह पूछते हुए अपने ड्रॉअर से चिप्स का एक पैकेट निकाला। अगर सीईओ की नज़र नहीं पड़े तो किसी के चुपचाप चिप्स खाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रियंका ने भी दो चार चिप्स ले लिए और उन्हें खाते हुए बोली, हमारे डिपार्टमेंट में आज एक न्यू एम्प्लॉई आई है, मुझे पता है, उसका नाम कृतिका है ना? उस दिन उसके बाप ने आकर अच्छा खासा हंगामा किया था, वो भी उसकी जॉब ज्वाइन करने से पहले। उसी दिन से वो कंपनी में फेमस हो चुकी है, इसलिए कंपनी के लगभग सभी लोग उसे जानते हैं। सिमरन ने चिप्स खाते हुए कहा, हाँ वो कृतिका ही है। प्रियंका ने अपना मुंह ऐंठते हुए कहा, लक्षण तो देखो उसके, आज ही काम पर आई है और आज ही उसने हमारे मैनेजर को फंसाने की कोशिश भी शुरू कर दी। क्या सच में? तब तो यह लड़की काफी टैलेंटेड है। प्रियंका की बातें सुनते ही वहां काम कर रहे बाकी सभी वर्कर्स ने तुरंत दोनों बहनों को घेर लिया और उनकी बातें सुनने लगे। और नहीं तो क्या, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है, वो बेशर्म लड़की, पता नहीं उसने राघव सर पर क्या जादू चलाया, लेकिन मैंने उन्हें उसकी कलाई पकड़े हुए देखा। हम वहीं थे, सेम डिपार्टमेंट में। क्या उसे लगता है कि वो राघव सर पे डोरे डालेगी और हमें मालूम नहीं चलेगा? बड़ी तेज लड़की है यार, सभी कलीग्स ने शौक से उठते हुए कहा। राघव सर, तुम तो उन्हें जानती ही हो, तो बताओ राघव सर ने उसे किस नजर से देखा? क्या वो भी उसे पसंद करने लगे हैं? राघव सर वो उसे पसंद क्यों करेंगे? क्या बकवास है! प्रियंका ने ऐसे चिढ़ते हुए कहा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घुसा दिया हो। सबकी नजरों से दूरी थोड़ी दूर रहकर जब अनुपम ने काफी कुछ सुन लिया तो वो निखिल ओबराय के ऑफिस में चला गया। निखिल ने सिर उठाकर उसे देखते हुए सवाल किया, आज कृतिका का पहला दिन कैसा रहा? ऐसा लगता है जैसे उसके सारे कलीग्स उसे नफरत करते हैं। इसका मेन रीजन वीरेंद्र का उसके पीछे ऑफिस में आकर किया गया तमाशा था, अनुपम ने कहा। इसके अलावा पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर राघव शायद कृतिका को पहले से जानते हैं, उन दोनों की काफी बनती है। निखिल के एक्सप्रेशन पर गौर करते हुए अनुपम ने आगे कहा, कृतिका उनके ऑफिस में थी और शायद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। क्या? निखिल ने अपना फाउंटेन पेन वर्क प्लेस फाइल पर पटकते हुए ऊंची आवाज में कहा, उसे अभी यहाँ मेरे पास बुलाओ। किसे? अनुपम समझ नहीं पाया था कि निखिल किसे बुलाने को कह रहा है, राघव को या कृतिका को? कृतिका को, और किसे? निखिल ने गुस्से में कहा, राघव से उसे क्या लेना देना था? लेकिन सर, अभी तुरंत आपकी मीटिंग है, 10 बजे आपकी मीटिंग होने ही वाली है और अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। घड़ी की ओर देखते हुए अनुपम ने निखिल को याद दिलाया, तब भी उसे यहाँ बुलाओ और मेरा इंतजार करने को कहा। निखिल ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, किसी और का हाथ थामने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उसे यह जॉब मिले, फिर भी वह मुझे थैंक्स कहने तक के लिए नहीं आई और अब किसी और का हाथ पकड़ रही है। निखिल समझ गया था कि वह लड़की पत्थर दिल है। यह गलत था जी, चूंकि वो उसके साथ नहीं है तो उसने उसे पूरी तरह भुला दिया है। ठीक है। अनुपम निखिल के ऑफिस से बाहर जाने लगा। रुको, निखिल ने फिर से अनुपम को आवाज दी। राघव ने एक रिक्वेस्ट किया था न कि कृतिका को सूरज आहूजा के पब्लिसिटी कैंपेन का इंचार्ज बना दिया जाए। जाओ, जाकर राघव से कहो कि मैं उसकी बात से सहमत हूँ।
यह कृतिका के लिए एक टेस्ट की तरह होगा। अगर वो अच्छा काम करती है तो उसे डायरेक्ट हमारी कंपनी का ऑफिशियल एम्प्लॉय बना दिया जाएगा, जिससे उसे किसी ट्रायल पीरियड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृतिका से गुस्सा होने के बावजूद भी उसके लिए कुछ अच्छा सोचकर निखिल दिल ही दिल में खुद की तारीफ कर रहा था। देखो वो कितनी पत्थर दिल है, उसके बावजूद भी मैं उसके अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कंपनी में उसके बारे में कोई बुरा अफवाह फैले। अगर ऐसा हुआ तो उसे यहाँ काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसके अलावा पहले से ही उसके कोवर्कर्स उससे नफरत करते हैं। अगर मैंने उसे पनिश किया तो मुझे डर है कि वह सब उसे परेशान करना भी शुरू कर देंगे। साथ ही निखिल ने कृतिका को कुछ न कहने का फैसला इसलिए भी किया क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने पर कृतिका उससे बहुत नाराज हो जाती। वैसे भी कृतिका ने अब तक निखिल को लेकर अपनी सोच नहीं बदली थी। साथ ही उसके आसपास रहने पर वो रिलैक्स भी नहीं फील कर पाती थी। इसलिए अगर वो पहले से की तरह ही हमेशा उससे बुरा बर्ताव करता रहेगा तो वो खुद को उससे और भी दूर करती चली जाएगी। जी, ठीक है। यह कहने के बाद भी अनुपम 1 मिनट तक यह सोचकर रुका रहा कि कहीं निखिल सर को फिर से कुछ न कहना पड़े। उसके बाद ही वो वहाँ से गया। इधर प्रियंका अभी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट से वापस अपने डिपार्टमेंट में जाने ही वाली थी कि उसने अनुपम को राघव से फ़ोन पर बातें करते सुना। जो सजेशन आपने निखिल सर को दिया था, सर ने उसे अप्रूव कर दिया है। जो प्लान कृतिका के पास है, सर उसे सुनना चाहते हैं। अगर वो उन्हें पसंद आता है तो वह हमारी उम्मीद के अनुसार सक्सेसफुल भी रहता है, तो समझिए कि कृतिका ने टेस्ट में पास कर लिया। कृतिका से कहें कि वह सीईओ के ऑफिस में आ जाए। सीईओ उनसे मिलकर खुद देखना चाहते हैं कि आपने जितनी कृतिका की तारीफ की है वो उसके लायक है या नहीं। बढ़िया। राघव यह सुनकर काफी एक्साइटेड था। हॉस्पिटल में उसकी माँ ने कृतिका के बारे में जो बेकार की बातें कही थी, उसके कारण वो बहुत शर्मिंदा था और कृतिका के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। इसलिए उसने निखिल सर को कृतिका के सूरज आहूजा वाले प्लान के बारे में बताया था। लेकिन कौन जानता था कि सीईओ सच में उसकी बात से एग्री करेंगे। राघव ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और कृतिका को आवाज दी, कृतिका मेरे ऑफिस में आओ। कृतिका ने कुछ नहीं कहा और सीधे राघव के ऑफिस में आ गई। जैसे ही कृतिका राघव के ऑफिस में दाखिल हुई, सारे कलीग्स फिर से उसे लेकर कानाफूसी करने लगे। क्या सच में राघव सर उसके जाल में फंस गए? अभी तो उसने अपने काम के पहले दिन का हाफ टाइम भी पूरा नहीं किया और सर ने उसे 2 बार अपने केबिन में बुला लिया। रुखसार ने धीमी आवाज में कहा, बड़ी ही चालाक है ये लड़की, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं। अनामिका ने अपना सिर जोर से हिलाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। सिर्फ उस बीरेंद्र राठौड़ के उस दिन के किए गए तमाशे के कारण तुम लोग यह सब कर रही हो ना? लेकिन क्या तुम में से किसी को भी पता है कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी? कृतिका ने अब तक किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुम लोग उससे इस बात से नफरत कर रही हो कि उसके बाप ने उसकी बुराई की थी। क्या यह सही है? इसके अलावा क्या तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी? न्यूज़ में क्या बताया गया है? सोनाली अभी जिस स्कैंडल में है, उसके बाद क्या उसकी कही किसी बात पर विश्वास किया जा सकता है? कृतिका आज ही काम पर आई है, यह उसका पहला दिन है, फिर भी तुम लोग उसे समझने की कोशिश किए बिना ही उसके बारे में एक घटिया राय बना चुके हो। यह सही नहीं है। सागर जो सुबह से बर्दाश्त कर रहा था और चुप नहीं रह पाया। सुबह से ही कृतिका के लिए अपने कलीग्स के बुरे एटीट्यूड और घटिया सोच को देखने के कारण काफी देर से सागर उन्हें यह सब कहना चाह रहा था। इसके अलावा इस पूरे समय में कृतिका ने ना किसी को कुछ कहा, ना किसी के साथ कुछ गलत किया। हर कोई यहाँ एडल्ट है, फिर भी किसी के बारे में कुछ जाने बिना उसके बारे में गलत राय बना लेना कहाँ तक सही है? अरे ले, रुखसार ने सागर को टोंट करते हुए कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। लगता है उसकी खूबसूरती ने तुम्हें भी घायल कर दिया है ना? अभी बता दे रही हूँ, ऐसा ख्याल दिल से निकाल लो। देख नहीं रहे वह बड़ी मछली फंसाने के चक्कर में है। तुम्हारी तरफ वो घास भी नहीं डालेगी। रुखसार की उस घटिया बात से गुस्से में आकर सागर ने अपनी टेबल पर जोर से हाथ पटका। रुखसार, अगर तुम में हिम्मत है तो अभी अभी जो तुमने कहा वह सब कुछ एक एक वर्ड राघव सर के सामने कहकर दिखाओ। हर कोई सागर के टेबल पर हाथ पटकने से हुई जोरदार आवाज से डर गया था। अजय ने सागर को पकड़ा। सागर, पागल हो गए हो क्या? छोटी सी बात के लिए तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? संभालो खुद को। सागर ने जोर का झटका देकर खुद को अजय की पकड़ से छुड़ाया और सीधे रुखसार की डेस्क के पास आ गया। उसकी गुस्से से लाल हुई आंखें देख डर के मारे रुखसार अपनी चेयर को पैर से झटका देते हुए देकर थोड़ी पीछे हो गई। सागर, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? लेकिन सागर ने आगे झुककर उसकी चेयर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। तुम अभी मैनेजर सर के ऑफिस में जाकर वो सब कहो
जो तुमने अभी-अभी कहा है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं सागर चौहान पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने अपनी नज़रें झुकाए रहूँगा और कभी भी तुम्हारे बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगा। छोड़ो मुझे, यू साइको, मैं कहीं नहीं जाने वाली। रुखसार की मूविंग चेयर को सागर धक्का देते हुए उसे मैनेजर के ऑफिस की तरफ ले जाने को था और डर के मारे रोने लगी। उसने जोर से अपना डेस्क को पकड़ रखा था जिससे सागर उसकी चेयर को बाहर ना खींच पाए। अजय ने तुरंत लपक कर सागर को पूरी ताकत से पकड़ा और उसे रुखसार के डेस्क से दूर ले गया। सागर, बस बहुत हुआ। तुम दोनों की बहसबाजी के कारण मैनेजर अपने ऑफिस से बाहर आ सकते हैं। क्या तुम यही चाहते हो? मैंने क्या गलत कहा? तुम किसी से भी कंपनी में पूछ सकते हो। यहाँ काम करने वाला कोई भी ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया हो? सिर्फ वही एक लड़की है जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया, फिर भी उसे यहाँ हायर कर लिया गया। उसके आने से पहले हमारे डिपार्टमेंट में सब कुछ कितना अच्छा था। हम सभी में अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन देखो अभी उसे आए एक दिन भी नहीं बीता और हम सब अभी से आपस में झगड़ा करने लगे हैं। रुखसार ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने दिन ही दिन में मान लिया था कि कृतिका एक बुरी लड़की है। सागर गुस्से में जोर से हंसा। क्या कृतिका ने अब तक तुम्हें कुछ कहा? नहीं ना? उसने कुछ न भी नहीं कहा। बस तुम हो जो हमेशा किसी न किसी की इंसल्ट करने में लगी रहती हो और अब मैं तुम्हारी यह हरकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और इसका कृतिका से कोई लेना देना नहीं। बस भी करो, और कितना तमाशा करना है तुम दोनों को? अब अजय को भी गुस्सा आने लगा था। यह जो भी हो रहा है उसमें गलती हमारी है। हम कृतिका को अब तक समझ नहीं पाए हैं और उसे समझने के लिए हमें कुछ दिनों तक वेट करना होगा। किसी भी इंसान को एक दिन में समझा नहीं जा सकता। कुछ वक्त तक हमें उससे दूर रहकर भी उसे ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि हम उसके कैरेक्टर को समझ सकें। लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने से बाज आना होगा। बिना किसी एविडेंस के यह सब करना सही नहीं है। अब से बिना किसी एविडेंस के कोई भी कृतिका के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। अजय पीआर डिपार्टमेंट में बाकी सबसे काफी सीनियर था, इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट करता था और उसकी बात भी मानते थे। सागर रुखसार का मजाक उड़ाने के लहजे में हंसा और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। रुखसार भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और सागर के डराने के कारण वो फूट फूट कर रोने लगी। सागर ने उसे रोते हुए देखा, लेकिन उसने अपना मुंह ऐंठते हुए कहा, इसके मगरमच्छ के आंसुओं को अच्छे से जानता हूं मैं। कृतिका का आज पहला दिन था। हर कोई उससे नफरत कर रहा है और ना ही कोई उसकी हेल्प कर रहा है, फिर भी उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना उसकी आंखों से आंसू छलके। दूसरी तरफ रुखसार तब से उसकी बुराई किए जा रही थी। उसे तो डांट पड़नी ही चाहिए थी, और देखो तो रो ऐसी रही है जैसे किसी ने उसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो। उसे रोते हुए देख अनामिका और कल्पना से रहा नहीं गया और वह दोनों उसे चुप कराने के लिए उसके पास गए। उधर अपनी पिछली गलती को सुधारते हुए जब कृतिका इस बार राघव के केबिन में आई तो उसने दरवाजे से पर्दा अच्छे से फैला दिया जिससे बाहर के लोग अंदर न देख सके। इसी कारण बाहर होती हुई आर्गुमेंट उसे दिखाई नहीं पड़ी। सूरज आहूजा वाला तुम्हारा प्रपोजल मैंने उसे सीईओ के साथ डिस्कस किया था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि उन्हें भी तुम्हारा प्रपोजल पसंद आएगा। वो उससे डिटेल में सुनना चाहते हैं। राघव ने कृतिका को वह खुशखबरी सुनाई। राघव ने अंबिका आंटी और कैलाश अंकल से सुन रखा था कि अपनी माँ के इलाज के लिए कृतिका को काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए अगर वो किसी तरह कृतिका के ट्रायल पीरियड को ख़त्म करवा कर उसे ओबराय कॉरपोरेशन में परमानेंट एम्प्लॉय बनवा पाता तो यह कृतिका के लिए बड़ी ही राहत की बात होती। वैसे कृतिका जानती थी कि इन सब के पीछे निखिल का हाथ है, वही इनडायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन उसने इस बात की खुशी हुई कि राघव भी दिल से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जल्दी से सीईओ के पास जाओ और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। कृतिका ने भी खुशी से जवाब दिया, थैंक्स सर, मैं आपको गलत साबित नहीं होने दूंगी। जब तक कृतिका राघव के केबिन से बाहर आई तब तक बाहर हो रहा तमाशा खत्म हो चुका था, लेकिन पूरे सेक्शन का माहौल बहुत टेंस था। कृतिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जब से आई थी तभी से वहां का माहौल खराब दिखाई दे रहा था। टॉप फ्लोर पर पहुंचने पर कृतिका ने देखा कि निखिल का असिस्टेंट अनुपम उसका लिफ्ट के पास ही वेट कर रहा है। मिस कृतिका, फाइनली आप आ गई। इस वक्त सीईओ मीटिंग में हैं, आप उनके ऑफिस में उनका वेट कर सकती हैं। उसे भी मीटिंग में प्रेजेंट रहना था क्योंकि उसे निखिल के लिए मीटिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने होते थे। उसे कृतिका को वहां पहुंचाना था जहां पर कृतिका को निखिल का वेट करना था और उसके तुरंत बाद उसे मीटिंग हॉल में भी पहुंचना था। तो मैं वापस अपने डिपार्टमेंट में लौट जाती हूँ, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। कृतिका ने अनुपम से कहा, मीटिंग कब खत्म होगी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कृतिका, और मीटिंग खत्म होने के बाद क्या आप चाहेंगी कि आपसे मिलने के लिए सीईओ सर को
वेट करना पड़े? अनुपम ने कहा, सीईओ सर की शेड्यूल काफ़ी टाइट होती है। मीटिंग खत्म होते ही मैं आपको उनके पास ले जाने के लिए आऊँगा, इसलिए आप यहीं रुके और उनका वेट करें। कृतिका के पास निखिल का वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे अंदर जाकर बैठता देख अनुपम ने राहत की सांस ली। मैं सेक्रेटरी को कह देता हूँ कि वो आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आएगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे लोगों को कह दीजिएगा। इतना कहने के बाद अनुपम तेजी से सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में गया और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देने के बाद तेजी से भागते हुए मीटिंग्स रूम में दाखिल हो गया। अनुपम के अंदर जाते ही प्रियंका, जो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के वॉशरूम में छिप गई थी, बाहर आई और अपनी बहन सिमरन से पूछा, दीदी क्या कृतिका यही है? हाँ, वो अभी अभी सीईओ सर के ऑफिस में गई है, सिमरन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। आखिर इस कृतिका का चक्कर क्या है? उसकी राघव सर के साथ भी अच्छी बनती है और निखिल सर के असिस्टेंट अनुपम के साथ भी उसके रिलेशन काफी मजबूत लग रहे हैं। वैसे तो निखिल सर की एब्सेंस में अनुपम सर किसी को उनके ऑफिस में जाने के लिए अलाउ नहीं करते, लेकिन इस कृतिका को उन्होंने खुद निखिल सर के ऑफिस में बैठकर इंतजार करने को कहा है। प्रियंका ने कहा, पता नहीं और किस किस को इसने फंसा रखा है। प्रियंका ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, वह सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। अनुपम सर यहाँ नहीं है और उन्होंने तुम्हें कृतिका की अच्छे से खातिरदारी करने को कहा है ना? तुम्हें मेरी मदद करनी हो चाहिए होगी या नहीं? उसे अच्छे से खातिरदारी करने में उसकी चिंता मत करो। सिमरन ने प्रियंका को वापस उसके डिपार्टमेंट में जाने के लिए कहा, तुम काफी देर से यहीं पर हो, अगर अनुपम सर ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से वापस लौटो। ठीक है, यह कहते हुए प्रियंका तुरंत वापस लौट गई। दूसरी तरफ कृतिका को निखिल के ऑफिस में बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए एक गिलास पानी, पीने का पानी तक कोई लेकर नहीं आया। वैसे तो ये बहुत छोटी सी बात थी और ऐसा भी नहीं था कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बस उस वक्त उसे सच में काफ़ी जोर की प्यास लगी हुई थी। इसके अलावा उसे पता भी नहीं था कि निखिल की मीटिंग कब खत्म होगी। साथ ही सूखे गले से हुए अपने वर्क प्रपोजल के बारे में बात करना ठीक नहीं होता और कहीं बीच में ही उसे खांसी आने लगती तो, इसलिए कृतिका को खुद उठकर सीईओ के ऑफिस की दूसरी तरफ मौजूद सेक्रेटरियल ऑफिस जाना पड़ा। बदकिस्मती से सिमरन का टेबल सेक्रेटरियल ऑफिस के मेन गेट के पास ही था। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक गिलास पीने के लिए पानी मिल सकता है? सिमरन के डेस्क के सामने खड़ी कृतिका ने उससे काफी पोलाइट होकर पूछा। सिमरन ने अपना सर उठाकर पहले कृतिका को देखा, उसके बाद फिर से अपना सर नीचे करके अपने नेल्स को कलर करने में बिजी हो गई। मैं इस वक्त बिजी हूँ, तुम्हें मालूम नहीं कि कैंटीन यहाँ कहाँ है? खुद जाकर पानी ले लो। कृतिका को उसकी बेरुखी पर बहुत तेज गुस्सा आया। यह उसका पहला दिन था। वीरेंद्र की वजह से पूरे पीआर डिपार्टमेंट के लोग उसे नफरत कर रहे थे, लेकिन वो ये बात समझ सकती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसके सामने जो वर्कर थी, उसे क्या प्रॉब्लम थी? वो ना तो पीआर डिपार्टमेंट में काम करती है और ना ही उसे जानती है, फिर वो उसे इतनी एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? कृतिका ने उसके एम्प्लॉय कार्ड को एक नज़र देखा, जिस पर उसका पूरा नाम लिखा था, सिमरन श्रीनिवास। यह देखते ही कृतिका समझ गई कि सिमरन प्रियंका की बड़ी बहन है, जिससे वो उसके सामने हूँ कहकर मिलने आई थी। उस वक्त कृतिका ने उसके एम्प्लॉय कार्ड को भी देखा था, जिस पर उसका पूरा नाम प्रियंका श्रीनिवास था। जब वो उस पर से अपनी नज़र हटाकर मुड़कर वापस जाने लगी, तब उसने सिमरन को उसके बारे में धीमी आवाज में कुछ बोलते हुए सुना। ये समझती क्या है अपने आप को? क्या हम यहाँ इसके ऑर्डर मानने के लिए काम करते हैं? ना ये हमारी लीडर है, ना कोई क्लाइंट। फिर इसे किसने अधिकार दिया कि ये मुझ पर ऑर्डर चलाए? उसी पल कृतिका वापस पलट कर आई और सिमरन से सवाल किया, क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कहा जिससे तुम्हारी इंसल्ट हुई हो, या आज से पहले मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया हो? अपने नेल्स कलर करने में बिजी सिमरन हैरान रह गई। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? सिमरन बहुत तेज गुस्से में थी। एक न्यू एम्प्लॉय जिसे डरे समय रहना चाहिए था, वो इससे जुबान लड़ा रही थी। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। कृतिका तो वहां से चुपचाप जा रही थी, लेकिन सिमरन के टोन ने उसे गुस्सा दिला दिया था। आज यहाँ पर मेरा पहला दिन है, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तो मैंने तुम्हें कभी हर्ट नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, है ना? तुम मुझे मेरे काम नहीं करने दे रही, इसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कहेंगे तो और क्या करेंगे? सिमरन अपनी गलती नहीं मानना चाहती थी। वो वहाँ काफी टाइम से काम कर रही थी, कोई न्यू एम्प्लॉय उसे बदतमीजी कैसे कर सकता था? काम? कृतिका ने सिमरन को चिढ़ाते हुए कहा, तो तुम्हारा काम अपने नेल्स को कलर करते रहना है। अब मैं समझ गई,
थोड़ी देर में जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं अनुपम सर से इस बारे में पूछूंगी। अगर सच में नेल कलर करने जैसा कोई काम मुझे भी यहाँ मिल सकता तो मैं उनसे खुद को उसी काम के लिए हायर करने को कहूंगी। सिमरन गुस्से से उठ खड़ी हुई और कृतिका पर चिल्लाने लगी, तुम मेरी शिकायत अनुपम सर से करोगी? ये लड़की पहले दिन से ही अपने कोवर्कर की शिकायत इनके सीनियर से करना चाहती है। इसे यहाँ काम करना है या नहीं? शिकायत नहीं, मैं बस उनसे इस काम के बारे में जानना चाहूंगी जो तुम अभी अभी कर रही थी। कृतिका ने तीखी मुस्कुराहट दी और वापस चली गई। सिमरन गुस्से से पागल होने लगी, साथ ही उसे इस बात का भी डर लगने लगा था कि कहीं कृतिका सच में अनुपम सर से उसकी शिकायत न कर दे। उसे जॉब से निकाला तो नहीं जाता, लेकिन उसे बहुत जोर से डांट जरूर पड़ती। इसके अलावा सबके सामने डांट सुनकर वो एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहती थी। रुको, चिंता, घबराहट और गुस्से में सिमरन ने इतनी ऊंची आवाज में यह कहा कि शायद उस पूरी जगह पर उसकी आवाज चारों ओर गूंज गई। वो अपनी डेस्क से घूमकर बाहर निकली और कृतिका के पीछे भागती हुई गई, लेकिन उसकी कलीग ने उसे रोक लिया। पागल हो गई है क्या? मीटिंग रूम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, और इस वक्त तो मीटिंग भी चल रही है। कंपनी के सभी लीडर्स इस वक्त वहीं हैं। अगर कृतिका अनुपम सर से सच में तुम्हारी शिकायत कर भी देती है तो उनसे तुम्हें सिर्फ डांट पड़ेगी, लेकिन अगर बाकी के लीडर्स ने तुम्हें नेल्स कलर करने वाली नौकरी के बारे में सुन लिया तो तुम्हें कंपनी से बाहर ही निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर सिमरन शांत हो गई, लेकिन अब वह अब भी अपनी गलती मानना नहीं चाह रही थी। तो क्या मैं उसे अपने खिलाफ ऐसे ही साजिश करने दूं? काम का पहला दिन है और अकड़ तो देखो इस लड़की की। तुम्हें आगे उससे बदला लेने के कई मौके मिलेंगे। जल्दबाजी में खुद को ही जॉब से बाहर मत करवा दो। सिमरन की कलीग ने फिर से कहा। आखिरकार सिमरन पूरी तरह शांत हो गई और उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। आगे वह कलीग कुछ भी नहीं कह पाई, क्योंकि वह खुद भी नहीं चाहती थी कि सिमरन कृतिका के कारण कोई मुसीबत मोल ले। आखिर में गलती तो सिमरन की ही थी। साथ ही उस कलीग को भी यह लगता था कि सिमरन की बहन प्रियंका खुद कोई अच्छी लड़की नहीं है। वो बहुत ही घमंडी है और उसे किसी और की जरा सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। और वो समझती थी कि अगर प्रियंका ने अपनी आदतें नहीं बदली तो एक दिन वो सिमरन को भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगी और इसका इल्जाम वो सिमरन पर ही डाल देगी। अभी सिमरन अपनी सीट पर वापस जा ही रही थी कि निखिल के अंकल आदित्य ओबराय एक 24 साल के सुंदर लड़की के साथ वहां आए। आदित्य सर, जैसे ही सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के लोगों ने उन्हें देखा, सबने उनका वेलकम किया। वैसे तो आदित्य ओबराय के पास ओबराय कॉरपोरेशन में कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन ओबराय कॉरपोरेशन के कुछ शेयर उनके पास जरूर थे। इसके अलावा क्योंकि वह निखिल ओबराय के अंकल थे, इसलिए वो जब भी ओबराय कॉरपोरेशन आते थे तो उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता था। आदित्य ओबराय ने उनसे कहा, यह हमारे बेंगलुरु के सेक्रेटरी विनोद की बेटी है। यह खास तौर पर यहाँ कंपनी में अपनी इंटर्नशिप के लिए आई है। तुम्हारे सीईओ कहाँ हैं? सिमरन ने तुरंत उनके सवाल का जवाब दिया। सीईओ सर अभी मीटिंग में है, वो अभी अपने ऑफिस में नहीं है। क्या मैं गलत वक्त पर आई? निखिल तो भी बिजी है, मधुलिका ने एम्बैरस फील करते हुए कहा। आदित्य ओबराय ने तुरंत उसकी पीठ पर प्यार से थपकी देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम कोई बाहर की लड़की थोड़ी ना हो। क्योंकि वह यहाँ नहीं है, तुम सीधे उसके ऑफिस में जाकर उसका वेट करो। आदित्य ओबराय ने यह कह तो दिया, लेकिन निखिल का एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल था कि उसकी एब्सेंस में किसी को भी उसके ऑफिस में जाना अलाउ नहीं किया जाए, क्योंकि उसके ऑफिस में कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे। अगर किसी की लापरवाही से वो डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके अलावा निखिल को यह जरा भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी एब्सेंस में उसकी चीज़ों को छुए। यहाँ तक कि उसके सोफे पर बैठना भी किसी को अलाउ नहीं था। लेकिन आज कृतिका उसके ऑफिस में थी, यानी निखिल का रूल ब्रेक हो चुका था। इसलिए सिमरन और बाकी सेक्रेटरियल स्टाफ ने यह सोचा कि जब कृतिका निखिल के ऑफिस में जा सकती है तो मधुलिका क्यों नहीं। और आदित्य ओबराय खुद को कोई बाहरी आदमी नहीं समझता था, इसलिए वो मधुलिका को सीधे लेकर निखिल के ऑफिस में चला गया। ऑफिस में आने के बाद मधुलिका ने कहा, अंकल, मैं अकेले ही निखिल का वेट करती हूँ। अगर आपको कोई और काम है तो आप जाकर वह कर सकते हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम यही निखिल का वेट करो। मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। इस दौरान प्यास लगने के कारण कृतिका ने कैंटीन जाकर पहले पानी पिया। उसके बाद वो वॉशरूम गई। वॉशरूम से वापस लौटने के बाद उसने एक और गिलास पानी का लिया और उसे लेकर निखिल के ऑफिस आ गई। दरवाजा खोलते ही उसे मधुलिका दिखाई दी, जिसे देखकर वो बर्फ की तरह जम गई। कृतिका को लगा कि वह उस लड़की को जानती है, लेकिन उसे ध्यान नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली में कौन है। शायद उसने उसे पिछले जन्म में देखा होगा।
लेकिन शायद वह कोई इम्पोर्टेंट लड़की नहीं रही होगी, इसलिए कृतिका को याद भी नहीं कि वो कौन है। कृतिका इस बात से ज़्यादा हैरान थी कि वह लड़की बड़ी ही लापरवाही से निखिल के ऑफिस में इधर-उधर घूम रही थी। इसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी हरकतों पर नज़र रखे। वह निखिल के डेस्क पर मौजूद सभी चीज़ों को छू रही थी। उस वक्त मधुलिका के हाथों में निखिल का फाउंटेन पेन था, जिसे वह कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर ज़रूरत पड़ने पर साइन किया करता था, और वह उससे ऐसे खेल रही थी जैसे वह कोई खिलौना हो। मधुलिका उस पेन से अट्रैक्ट हो गई थी। वह उसे रह रहकर उछाल रही थी, और जिस वक्त कृतिका ने निखिल के ऑफिस का दरवाजा ओपन किया, उस वक्त वो उस पेन को किस करने वाली थी। वह पेन मधुलिका के होठों से थोड़ी दूर पर थी जब उसे एहसास हुआ कि किसी ने ऑफिस के दरवाजे को खोला है। उसे बड़ा ही ऑकवर्ड लगा। किसी के ऑफिस में आने से पहले नॉक किया जाता है, क्या तुम्हें पता नहीं? और क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि निखिल को उसके एब्सेंस में किसी का उसके ऑफिस में आना पसंद नहीं? स्टूपिड लड़की, मधुलिका ने बड़ी ही रूखी आवाज में कहा। बावजूद कि गलती मधुलिका की ही थी, उसने कृतिका को डांटना शुरू कर दिया। मधुलिका का ये बिहेवियर आदित्य के साथ आने के वक्त उसके शांत और प्यारे रूप के बिल्कुल उलट थी। कृतिका ने अपनी भौहें उठाई। उसे काफी फनी लगा कि निखिल के एब्सेंस का फायदा उठाकर उसके ऑफिस में आकर लापरवाही से उसकी चीजों से खेलने वाली लड़की उसे ही ब्लेम कर रही थी। अगर इस लड़की को निखिल के रूल्स पता हैं, तो उसकी एब्सेंस में वह खुद उसे फॉलो क्यों नहीं कर रही थी? जैसे ही मधुलिका की नजर कृतिका के हाथ पर गई, तो उसने कहा, ठीक है, पानी का गिलास यहाँ